वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी कॉर्नर। हमने अपने इस चैनल पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट किया है जो NTA NET इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2 से रिलेटेड है और आज की ये वीडियो इसी सीरीज़ का सेकेंड पार्ट है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। इनमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज ऑल्सो कॉल्ड प्योरिटन इंटेरेगम। इनमें से किस पीरियड को, इंग्लिश लिटरेचर के किस पीरियड को प्योरिटन इंटेरेगम कहा गया है। ठीक है, तो प्योरिटन पीरियड कौन सा था, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। इसके लिए प्योरिटन पीरियड था 1620 से लेकर 1660 तक का जो पीरियड था दैट वाज कॉल्ड प्योरिटन पीरियड। और इस पीरियड में एक ब्रेक आया, वो ब्रेक था 1649 से 1660 तक। इस ब्रेक को, इस इंटरवल को इंटेरेगम के नाम से जाना जाता है, प्योरिटन इंटेरेगम के नाम से जाना जाता है। और ये जो पीरियड था इसे हम कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी या 4, द कॉमनवेल्थ पीरियड। अब आंसर कॉमनवेल्थ पीरियड है तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कॉमनवेल्थ पीरियड क्या था। देखिए, हमें पता है कि प्योरिटन पीरियड 1620 से स्टार्ट होकर 1660 तक था। इस पीरियड में चार्ल्स वन किंग हुआ करते थे। किंग चार्ल्स वन उस टाइम पर इंग्लैंड के किंग हुआ करते थे। और ये जो चार्ल्स वन थे, जिस टाइम पर किंग थे, उस टाइम इंग्लैंड में बहुत सारी पॉलिटिकल अपहेवल्स आई। इन्हीं पॉलिटिकल अपहेवल्स के कारण एक टेरिबल स्ट्रगल स्टार्ट हो गया किंग और पार्लियामेंट के बीच में। अब जब किंग और पार्लियामेंट के बीच में एक स्ट्रगल स्टार्ट हो गया तो इस स्ट्रगल में क्या हुआ, जो किंग था, कौन था किंग, चार्ल्स वन, उसकी डेथ हो गई। और किंग की डेथ के बाद दो जो यहाँ पर व्यक्ति हैं, क्रोमवेल, जिसे हम ओलिवर क्रोमवेल के नाम से जानते हैं। पहला कौन है, ओलिवर क्रोमवेल जिसका पूरा नाम था, और दूसरा था थॉमस हुकर। ठीक है, ये दोनों प्योरिटन्स थे। ठीक है, अब ये जो क्रोमवेल था, ओलिवर क्रोमवेल, इसके अंडर पार्लियामेंट्री जो शासन था वो स्टार्ट हो गया, जिसे हम कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से जानते हैं। ये जो कॉमनवेल्थ पीरियड था 1649 से लेकर 1660 तक का जो पीरियड था, 1649 से 1660 का जो पीरियड था, इस टाइम पर इंग्लैंड में कोई भी मोनार्क या सम्राट नहीं था। क्रोमवेल जाना जाता है, क्रोमवेल वैसे तो प्योरिटन था लेकिन फिर भी ये अपनी रिलीजियस टॉलरेंस के लिए, धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता है। इसी के साथ जो थॉमस हुकर है, ठीक है, थॉमस हुकर भी एक प्योरिटन था और ये जाना जाता है वर्ल्ड को पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देने के लिए। वर्ल्ड को पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देने के लिए थॉमस हुकर को जाना जाता है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर जो फ्री मैन थे, आम लोग थे, उन्होंने अपने ऑफिसर्स को इलेक्ट करने से पहले उनको दिए जाने वाले ऑफिसेस की लिमिट सेट कर दी। राइट, तो इस तरह से ओलिवर क्रोमवेल और जो थॉमस हुकर थे, उनका एक खास योगदान रहा इस पीरियड में। कॉमनवेल्थ पीरियड कौन सा था, वो पीरियड जो चार्ल्स वन की डेथ के बाद स्टार्ट हुआ, जिस टाइम पर जो इंग्लैंड की सत्ता थी वो पार्लियामेंट के हाथों में चली गई और कोई भी मोनार्क नहीं था। तो ये एक तरह से इंटरवल था, एक स्पेस था प्योरिटन पीरियड के बीच में। 1649 से लेकर 1660 तक का ये पीरियड था। अगर आपको इस पीरियड को कम्प्लीटली समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव्स। इन 4 में से कौन कौन सी बुक्स हैं जिन्हें हम ऑटोबायोग्राफिकल कह सकते हैं। तो देखिए 4 बुक्स हैं यहाँ। फर्स्ट है कांथापुरा। कांथापुरा इज रिटन बाय राजा राव और ये फ्रीडम स्ट्रगल को डिफाइन करती है। राजा राव की ये जो बुक है ये फ्रीडम स्ट्रगल को डिफाइन करती है, तो ये कोई ऑटोबायोग्राफिकल बुक नहीं है। नेक्स्ट है मीटलेस डेज। जो मीटलेस डेज नाम की बुक है, ये सारा फिलेरी के द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है, या आप कह सकते हैं मेमोइर है। और ये क्या है, ये ऑटोबायोग्राफिकल है। तो एक तो इसका आंसर सेकंड बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रिजन एंड द चॉकलेट केक। प्रिजन एंड द चॉकलेट केक ये भी एक ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग है जो कि नयनतारा सहगल के द्वारा लिखी गई है। नयनतारा सहगल के द्वारा। ठीक है,
इसके बाद है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की राइटर द फेमस राइटर अरुंधति रॉय है, और दिस इज नॉट एन autobiographical work. So second and third are the right answer, and second and third are given in the option number B. Hence option number B is the right answer. अब हम ऑप्शन नंबर बी में मीटलेस डेज और प्रिजन एंड चॉकलेट केक दो आंसर बनते हैं, तो दोनों को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। पहले हम स्टार्ट करते हैं मीटलेस डेज से। मीटलेस डेज नाम की ये जो बुक है ये ट्रीट करती है मल्टीपल थीम से। इस बुक में जो थीम है वो कई सारी थीम्स को इस बुक के अंदर डिफाइन किया गया है। और इसके राइटर कौन है? मीटलेस डेज के राइटर है सारा सुलेरी। सारा सुलेरी एक अमेरिकन ऑथर और प्रोफेसर है, और ये येल जर्नल की फाउंडिंग एडिटर भी है, राइट। अब ये जो बुक है मीटलेस डेज, इसमें मल्टीपल थीम्स को तो डिस्कस किया गया, लेकिन कौन सी मल्टीपल थीम्स को? इसमें जेंडर को डिस्कस किया गया, सिबलिंग रिलेशनशिप्स को, पॉलिटिकल स्ट्राइफ को, रिलीजियन को और एक्सपेट्रियटिज्म को यानी प्रवासीवाद को यहाँ पर डील किया गया है। इन सारी थीम्स के अलावा ये नॉवल एक पर्सनल नॉवल है। क्या है ये नॉवल? एक पर्सनल नॉवल है। अब पर्सनल नॉवल कैसे है ये? क्योंकि इसमें राइटर अपनी मदर को याद कर रही है, अपनी मदर की रिमेम्बरेंस को वो यहाँ पर डिस्क्राइब कर रही है मीटलेस डेज में। तो इस तरह से ये नॉवल क्या बन जाता है? सारा सुलेरी का एक ऑटोबायोग्राफिकल मेमोइर या नॉवल बन जाता है। इसे हम मेमोइर भी कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर मदर को याद किया जा रहा है। ये एक संस्मरण की तरह से, एक मेमोइर की तरह से लिखा गया है। इसके अलावा सारा सुलेरी अपनी दो बुक्स के लिए फेमस है। पहली है द रेटोरिक ऑफ इंग्लिश इंडिया, द रेटोरिक ऑफ इंग्लिश इंडिया। ये बुक पब्लिश हुई थी 1992 में। और जो दूसरी बुक जिसके लिए सारा सुलेरी फेमस है उसका नाम है बॉयज़ विल बी बॉयज़ अ डॉटर्स एलिजी। बॉयज़ विल बी बॉयज़ अ डॉटर्स एलिजी, ये बुक भी 2003 में पब्लिश करवाई गई थी। अब नेक्स्ट आंसर इसी क्वेश्चन में एक और आंसर राइट है, दैट इज प्रिजन एंड द चॉकलेट केक। अब प्रिजन एंड चॉकलेट केक इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रिजन एंड चॉकलेट केक एक ड्रामेटिक नैरेटिव है। किस चीज़ का ड्रामेटिक नैरेटिव है? ये इंडिया में हुए इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का ये एक ड्रामेटिक नैरेटिव है। इसमें जो राइटर है वो याद करती है अपने चाइल्डहुड डेज को, और याद करती है कि उसके चाइल्डहुड में किस तरह से महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 1948 में, और यहीं पर महात्मा गांधी के एसोसिनेशन पर ही ये नॉवल एंड हो जाता है, प्रिजन एंड द चॉकलेट केक। राइटर है इसके नयनतारा सहगल। नयनतारा सहगल एक इंडियन राइटर है और वो इंग्लिश में लिखती है। शी इज़ द मेंबर ऑफ नेहरू गांधी फैमिली एंड द डॉटर ऑफ नेहरू सिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित। नयनतारा सहगल विजय लक्ष्मी पंडित जो कि नेहरू की सिस्टर थी की बेटी है। नयनतारा सहगल के दूसरे नॉवेल्स की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स को ही हम यहाँ एक बार उनके नेम्स को याद कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट है प्रिजन एंड चॉकलेट केक, जो एक मेमोइर है, एक ऑटोबायोग्राफिकल या पर्सनल नॉवल के तौर पर लिखा गया है, जो 1954 में पब्लिश हुआ। इसके बाद सेकेंड नॉवल है फ्रॉम फियर सेट फ्री, ये भी एक मेमोइर है, इसे 1963 में पब्लिश कराया गया। देन अ टाइम टू बी हैप्पी, ये भी एक नॉवल है, इसे 1963 में ही पब्लिश करा दिया गया। नेक्स्ट इज स्टॉर्म इन चंडीगढ़, दिस इज अ वेरी फेमस नॉवल रिटन बाय नयनतारा सहगल and was published in 1969. After that, we can have a novel named Mistaken Identity. It was published in 1988, and the last and the most famous novel is Rich Like Us. Rich Like Us. This novel was published in 1985. ये नॉवल 1985 में पब्लिश हुआ था और इसके लिए नयनतारा सहगल को साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद डीकंस्ट्रक्शन। इनमें से कौन से दो राइटर हैं जो डीकंस्ट्रक्शन से संबंधित हैं? फर्स्ट है जैक्स डेरिडा और सेकंड है पॉल डीमैन। These are the right answer 1 and 3, and 1 and 3 are caught in the option number B. Hence the option number B is the right answer. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि डीकंस्ट्रक्शन होता क्या है।
डिकंस्ट्रक्शन एक अप्रोच है जिससे कि हम टेक्स्ट और मीनिंग के बीच में रिलेशन को समझते हैं। डिकंस्ट्रक्शन इज एन अप्रोच टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड मीनिंग। इस टर्म को ओरिजिनेट किया था जैक्स डेरिडा ने। किसने बनाया था इस टर्म को? जैक्स डेरिडा ने बनाया था। जैक्स डेरिडा ने अपने पूरे कैरियर के दौरान इस टर्म को बार बार डिफाइन किया। ठीक है, इस टर्म को एक्चुअल में डिकंस्ट्रक्शन ये टर्म है हमारे पास DECONSTRUT, डिकंस्ट्रक्शन TION, यहाँ से थोड़ा सा कटा हुआ था इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया। डिकंस्ट्रक्शन नाम की ये जो टर्म है इसको डिफाइन करना वास्तव में बहुत ही डिफ़िकल्ट है। जैसा कि जैक्स डेरिडा इस टर्म के फाउंडर हैं, उन्होंने अपने करियर के दौरान इसे बहुत बार डिफाइन किया। डेरिडा ने 40 से ज़्यादा बुक्स और 100 से ज़्यादा आर्टिकल्स में इस टर्म को डिफाइन करने की कोशिश की, लेकिन वो कोई भी ऑथोरेटिव स्टेटमेंट या डेफिनेशन इसके बारे में नहीं दे पाए। तो आप समझ सकते हैं कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू डिस्क्राइब। लेकिन फिर भी हम क्या कह सकते हैं, टेक्स्ट और मीनिंग के बीच में रिलेशनशिप को ये डिफाइन करता है डिकंस्ट्रक्शन। जैक्स डेरिडा की 1967 में लिखी गई जो बुक है उसका नाम है ग्रामेटोलॉजी ऑफ ग्रामेटोलॉजी। ये 1967 में पब्लिश हुई थी। इस बुक में जैक्स डेरिडा इन्फ्लुएंस थे डिकंस्ट्रक्शन से। उसके अलावा डिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो उनकी दूसरी बुक्स थी, पहली तो क्या थी, ऑफ ग्रामेटोलॉजी, और जो सेकंड बुक थी इसी से रिलेटेड, डिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वो थी डिफरेंस, स्पीच एंड फेनोमेना। क्या थी? डिफरेंस, स्पीच एंड फेनोमेना, राइट। और जो थर्ड बुक थी इससे रिलेटेड वो थी राइटिंग एंड डिफरेंस। डेरिडा ने ओरिजिनली ये जो डिकंस्ट्रक्शन वर्ड यूज़ किया था, ये कहाँ से उसको आइडिया आया था? इस वर्ड का आइडिया उसे मार्टिन हेज़र की एक कंसेप्ट थी जिसका नाम था डिस्ट्रक्शन। उसकी स्पेलिंग थी डिस्ट्रक्शन, ठीक है। और इस कंसेप्ट से जैक्स डेरिडा को डिकंस्ट्रक्शन का आइडिया मिला, राइट। कहाँ से मिला? मार्टिन हेज़र के वर्क में एक कंसेप्ट यूज़ की गई थी जिसका नाम था डिस्ट्रक्शन। वहाँ से जैक्स डेरिडा को डिकंस्ट्रक्शन का आइडिया मिला। जैक्स डेरिडा के अलावा पॉल डी मैन, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर, पॉल डी मैन, ये भी एक प्रोमिनेंट लिटरेरी क्रिटिक थे US से, यानी अमेरिका से, और ही वाज द पार्ट ऑफ क्रिटिकल मूवमेंट अलोंग विद डेरिडा। वो डिकंस्ट्रक्शन में डेरिडा के साथ साथ इस मूवमेंट का हिस्सा रहे थे। और पॉल डी मैन के अलावा जो थर्ड फिगर थे डिकंस्ट्रक्शन से जो काफ़ी फेमस हुए, उनका नाम था J.H. मिलर, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ऑफन डिड रिचर्ड स्टील्स टैटलर अपीयर एवरी वीक। रिचर्ड स्टील का जो टैटलर था वो वीक में कितनी बार अपीयर होता था, कितनी बार वो वीक में मिलता था, पढ़ सकते थे, ठीक है। और हाउ मैनी ऑफ द टोटल नंबर्स वर पब्लिश्ड, इसके कितने टोटल नंबर पब्लिश्ड हुए थे। अब रिचर्ड स्टील कौन थे? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, राइट। और इसका आंसर क्या होगा? 3 times a week and 271 issues, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर बात की जा रही है टैटलर की और रिचर्ड स्टील की, तो दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। रिचर्ड स्टील एक ऑलमोस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर थे, 18th सेंचुरी से रिलेटेड थे। 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर में रिचर्ड स्टील बहुत ही फेमस रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा रिचर्ड स्टील जोसेफ एडिसन के फैलो मेकर और फ्रेंड रहे थे। वो जोसेफ एडिसन से बिल्कुल अपोजिट थे और जोसेफ एडिसन से बिल्कुल अपोजिट थे। जोसेफ एडिसन के साथ जब वो पढ़ते थे तो वो उनकी काफ़ी हेल्प करते थे और बदले में सिर्फ उनसे अटैचमेंट या लव चाहते थे। अब एडिसन पढ़ने में बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट पर्सन थे, लेकिन एडिसन ने कम पढ़ा। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी टू एंटर द हॉर्स गार्ड्स, उन्होंने यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन थी वो बीच में छोड़ दी।
राइटर होने के अलावा वो एक सोल्जर, कैप्टन, पोएट, प्लेरिट, एसेइस्ट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैनेजर ऑफ थिएटर, पब्लिशर ऑफ न्यूज़पेपर एंड 20 अदर थिंग्स भी थे। मतलब वो न्यूज़पेपर के पब्लिशर थे और 20 दूसरी चीज़ों के भी पब्लिशर वो रहे थे। उन्होंने इन सारे कामों को बहुत ही जोश से स्टार्ट किया, लेकिन मोस्टली काम उन्होंने बीच में ही छोड़ दिए। टैटलर, रिचर्ड स्टील की जो पोएम्स है या प्लेज हैं उनके बारे में बहुत ही कम जानने को मिलता है, लेकिन रिचर्ड स्टील टैटलर के ओरिजिनेटर है। कौन है टैटलर के ओरिजिनेटर? रिचर्ड स्टील। स्टील क्या थे? टैटलर के ओरिजिनेटर थे। टैटलर क्या है? टैटलर एक मैगजीन थी जो कि पोस्ट डे पर पब्लिश होती थी। ठीक है, पोस्ट डे यानी कि जो डेज पर वो घर पर लोगों के घर पर डिलीवर की जाती थी उन्हें पोस्ट डेज कहा गया है। तो ये कितने डेज पर डिलीवर होती थी? वीक में 3 बार डिलीवर होती थी और इससे 271 टोटल इश्यूज़ को डिलीवर किया गया था। राइट, अब ये जैसा कि टैटलर का ओरिजिनेटर था, तो एडिशन टैटलर का तो ये क्या था? ओरिजिनेटर था स्टील। और इन्होंने स्पेक्टेटर एक दूसरे मैगजीन का नाम है टैटलर की तरह से, इन्होंने बाद में एडिशन को ज्वाइन किया था स्पेक्टेटर के पब्लिशिंग में। ठीक है, ये दोनों क्या थे? टैटलर और स्पेक्टेटर, दोनों को हम पीरियोडिकल कहते हैं। अब इन्हें पीरियोडिकल क्यों कहते हैं? ऐसी मैगजीन्स जो एक निश्चित पीरियड पर डिलीवर की जाती है, पब्लिश की जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पीरियोडिकल कहते हैं। जैसे वीक में 2 बार, वीक में 1 बार, 15 डेज में 1 बार या मंथ में 1 बार, जिनका एक सर्टेन टाइम है पब्लिश करने का, सर्टेन इंटरवल पर वो पब्लिश होती हैं, उन्हें हम पीरियोडिकल्स कहते हैं। तो टैटलर भी क्या है? एक पीरियोडिकल है जो वीक में 3 बार पब्लिश होता था। राइट, अब इसके बाद क्या है कि टैटलर के अंदर कुछ करेक्टर्स थे, जैसे कि फेमस करेक्टर है सर रोजर। सर रोजर ओरिजिनली रिचर्ड स्टील की क्रिएशन थी, लेकिन इसका कंप्लीट क्रेडिट एडिशन को दे दिया जाता है। टैटलर का उद्देश्य क्या था? जनरल पर्पस ऑफ दिस पेपर इज टू एक्सपोज दी फॉल्स आर्ट ऑफ लाइफ, टू पुल ऑफ द डिस्गाइज ऑफ कनिंग, वेनाइटी एंड अफेक्टेशन। इस पेपर का उद्देश्य था जीवन की फॉल्स आर्ट को एक्सपोज करना और जीवन में से कनिंगनेस को, वेनाइटी को, इन सारी चीज़ों को बाहर निकालना। और ये लोगों को प्रेरित करते थे ड्रेस में, उनके बोलचाल में और बिहेवियर में जनरल सिंप्लिसिटी को लाने के लिए। राइट, टैटलर नाम का ये जो पीरियोडिकल था ये 2 ईयर्स तक कंटिन्यू रहा और 2 ईयर के बाद, 2 मंथ के बाद मार्च 1, 1711 को स्पेक्टेटर का जो फर्स्ट एडिशन था वो स्टार्ट हो गया। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन टुडे वी हैव, which 2 of the following statements are applicable to feminist criticism? इनमें से कौन से 2 स्टेटमेंट्स हैं जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है? अब देखिए फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म क्या है, हम चारों ऑप्शंस को देखेंगे और जो ठीक है उसके अकॉर्डिंग समझेंगे कि व्हाट इज फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। फर्स्ट ऑप्शन है रिकैप्चुलेट द फीमेल राइटर्स इग्नोर्ड बाय कैनन। कैनन क्या होता है? रूल्स, खासकर धर्म के द्वारा जो बनाए गए, रिलीजन के द्वारा जो बनाए गए रूल्स हैं उन्हें कैनन कहते हैं हम। तो उन फीमेल राइटर्स को दोबारा से स्थापित करना जो कि इंग्लैंड के या एंशिएंट रूल्स के द्वारा इग्नोर कर दी गई थी, ये फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का काम है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर जो जिन राइटर्स को, जिन फीमेल राइटर्स को पहले वैल्यू नहीं दी जाती थी धर्म के नियमों के अकॉर्डिंग या किसी भी और वजह से, उन्हें फिर से रिकैप्चुलेट किया गया, उन्हें फिर से पुनः स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है फुली एंडोर्स द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। ये सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, जेंडर की जो सामाजिक अवधारणा थी उसका समर्थन करती थी। नो, वास्तव में उस टाइम पर सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर क्या रही कि जो मेल हैं उन्हें फर्स्ट जेंडर माना गया। ठीक है, तो लेकिन फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म जो है वो ऐसी किसी भी अवधारणा का समर्थन या एंडोर्समेंट नहीं करती है। तो इस तरह से ये ऑप्शन राइट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है वैलराइज द ट्रेडिशनल कैनन अनक्रिटिकली। जो ट्रेडिशनल रूल्स हैं उनको बिना किसी आलोचना के समर्थन करना, उनका गान करना, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्या है
मोस्टली रिजेक्ट द एसेंशियलाइजिंग ऑफ मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल के बीच में जो भी डिफरेंसेस को सोशल कंस्ट्रक्शन के द्वारा बनाया गया था उनको अधिकतर रिजेक्ट कर देना और नए रूल्स के अकॉर्डिंग फीमेल राइटर्स को एक वैल्यू प्रदान करना, ये इसका एक राइट आंसर है। तो हमारे पास दो राइट आंसर हैं, 1 and 4। आगे देखिए ऑप्शंस हैं यहाँ पर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। राइट ऑप्शंस क्या थे, 1 and 4। तो ऑप्शन नंबर सी 1 and 4 आर दी राइट आंसर। तो ये 5 क्वेश्चंस थे जो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए। आई थिंक आप सबको ये 5 क्वेश्चंस कम्प्लीटली क्लियर हो गए होंगे। इनमें से या कोई भी अदर टॉपिक अगर आपको फुल डिटेल में चाहिए तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई विल श्योरली ट्राई टू मेक these topics in full detail, and till then keep reading, keep watching this channel, and online study corner is always with you.